पोषक तत्वों का एनरिचमेंट, पोषक तत्वों की मात्रा का बढ़ना। कहां पर बढ़ना? किसी भी वाटर बॉडीज में, लेक्स और पॉन्ड्स में। तो उसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट या पोषक तत्वों के बढ़ने की वजह से क्या हो जाए? एल्गल ग्रोथ हो जाए, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो शैवाल प्रस्फुटन हो जाए और उसकी वजह से फिर सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएं, इकोसिस्टम डैमेज हो जाए और अल्टीमेटली वो झील या तालाब जो है वो मैदान बन जाए, पहले दलदल और फिर मैदान बन जाए। ये सारी प्रोसेस यूट्रोपिकेशन में आती है ना। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि यूट्रोपिकेशन मींस न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट, पोषक तत्वों का पानी में बढ़ना और जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीव जंतुओं की हानि और जलीय पारितंत्र का विनाश होना सुपोषण कहलाता है। इसके नाम में पोषण इसलिए है क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करवाने वाले एनपीके वो पानी में बढ़ते हैं और उससे फिर शैवाल बढ़ती है और शैवाल बढ़ती है तो जीवों की मृत्यु हो जाती है ना। उसके कारण हमने 3 लिखे, वो आप बताओ कौन से थे? एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, 3 कारण। इसकी प्रोसेस हमने लिखी। न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, एल्गल ब्लूम होगा, ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति रुकेगी, जीव जंतु छोटे वाले मारे जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करके उनको नष्ट करेंगे, ओवरऑल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सारी मछलियां मर जाएगी। अच्छा, इसके बैड इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? पीने का पानी, सिंचाई, रिसोर्सेज, टूरिज्म, ये सब चीजें नष्ट होंगी। रोका कैसे जाए इसको? खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उनको ट्रीट करने के बाद ही वाटर बॉडी में रिलीज करें, यही एक तरीका है। वेरी गुड। उसके बाद हमने वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी कि पानी में मिल जाए अगर बाहर से कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ या फिर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल, तो उससे क्या होगा? पानी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोजिशन में अवांछनीय परिवर्तन या अनडिजायरेबल चेंज होगा और इसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। एक बात और लिखी WHO ने जो कही, 0.1% इंप्योरिटी भी अगर होती है तो पानी जो है वो घर के उपयोग के लायक नहीं बचता है ना। उसके बाद हम आज कुछ बातें लिखेंगे, मिसलेनियस पॉइंट, कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन BOD और COD टेस्ट करने के बाद अगर 8 मिलीग्राम कम आए, 1 लीटर में 8 मिलीग्राम से कम आए तो उस पानी को हम कहेंगे प्रदूषित पानी या पोल्यूटेड वाटर, और अगर ये 4 मिलीग्राम से कम आए तो उस पानी को हम कहेंगे हाईली पोल्यूटेड वाटर या अत्यधिक प्रदूषित जल। इसी प्रकार हम कुछ इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, संकेतक जीव जंतु। 3 जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो साफ पानी का संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या क्या? ट्राउट फिश, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई के लार्वा, और तीसरा डेफनिया। ये 3 साफ पानी के संकेतक है। 4 जो है वो प्रदूषित पानी के संकेतक, ई कोलाई बैक्टीरिया, सीवेज फंगस व्हाइट कलर की, और 2 कीड़े को इंग्लिश में कहते हैं वर्म। एक तो लाल रंग का कीड़ा वर्म जो ब्लड वर्म कहलाता है, रक्त का रंग लाल ही होता है इसलिए ब्लड वर्म कहते हैं उसको, और एक है जो पानी के नीचे जो कूड़ा कचरा जम जाता है, चिकनी परत बनती है, उसको स्लज कहते हैं। तो स्लज में पनपने वाला कीड़ा स्लज वर्म। तो ई कोलाई, सीवेज फंगस, ब्लड वर्म, स्लज वर्म, 4 तो हो गए प्रदूषित पानी के संकेतक और 3 हो गए साफ पानी के संकेतक। एक बार बता दो ताकि तसल्ली हो जाए। ट्राउट फिश, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई और डेफनिया, ठीक है। उसके बाद हम जल प्रदूषण मापने की विधियां BOD और COD के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं BOD COD पर, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे उसको हम, है ना। तसल्ली से एक जो वो एग्जाम्पल भी ले लेंगे कि कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान सी बात है। तो BOD विधि जो है वो पानी में मिले हुए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जैव निम्नीकरणीय या फिर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिनको कहते हैं, उनके बारे में नापने की विधि है। अगर पानी में मिला हुआ हो कोई मरे हुए जानवरों का पार्ट, फीकल मटेरियल, अपशिष्ट मलमूत्र, कागज, कपड़ा, यानी कि जिनका माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव अपघटन या डिग्रेडेशन कर सकते हैं, वो पोल्यूटेंट जिनका डिग्रेडेशन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और उन्हीं से पैदा हुआ पोल्यूटेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, है ना। तो जैविक या कार्बनिक या जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, अगर वो पानी में मिले हुए तो उनको नापने की विधि का नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। और अगर पानी में मिले हुए हैं बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों टाइप के पोल्यूटेंट के बारे में अगर जानना है तो अपने पास विधि है, उसका नाम है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम BOD और COD दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पूरा नाम सीखें। BOD स्टैंड्स फॉर, BOD का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और सीओडी का नाम है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां पर नाम आया है बायोकेमिकल। अच्छा, अपने शरीर में जो भी गतिविधि होती है, जो भी हम जिंदा हैं, जो जिंदा रहने के लिए जो भी अपने शरीर में अभिक्रियाएं हैं, वो सारी केमिकल रिएक्शन नहीं है क्या? एग्जाम्पल, हमने फूड खाया, उसका डाइजेशन हुआ, केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मिलके हीमोग्लोबिन के साथ में गया कोशिका में, ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन हुआ, एटीपी बना, सारी केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार अमाइनो एसिड अपने शरीर में गए, मतलब हमने प्रोटीन का कोई सोर्स खाया, उसका डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड फ्री हुए, अमाइनो एसिड ब्लड में मिले, कोशिका में गए, कोशिका में अमाइनो एसिड जुड़ के नई प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन ने लिपिड के साथ इंटरेक्शन किया, नई कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, सब केमिकल रिएक्शन है। तो अपना जो जीवन है वो किस पर आधारित है? रासायनिक अभिक्रियाओं पर, केमिकल रिएक्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, या लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ठीक कह रहा हूं कि ये बात में? लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथ। ये अब पूरी बात हो गई, मुकम्मल हो गई ये बात पूरी। केमिस्ट्री का मतलब अपने शरीर में जो कुछ भी चल रहा है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हम सामाजिक तौर पर दूसरों के साथ में हमारे जो भी अफेक्शन के या हेटर्ड के रिलेशन है, एक दूसरे को पसंद या नापसंद के रिश्ते हैं, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री बिटवीन टू पीपल। है कि नहीं है? दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री ही तो है वो, कि कोई किसी को पसंद करता है या नापसंद करता है, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण है कि नहीं है? केमिस्ट्री में यही तो है भाई, अपने शरीर में जो भी अभिक्रियाएं सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, और केमिस्ट्री में बॉन्डिंग समझाई जाती है। और बॉन्डिंग मतलब फोर्स दो प्रकार के हैं, या तो आकर्षण है या फिर बेसिक, तो यही है। अच्छा, ये तो हुई जीवन की बिल्कुल मूल बात, जो हमारी केमिस्ट्री है वही जानवरों वगैरह सबकी केमिस्ट्री है। बट वी आर इंटेलिजेंट बीइंग, हमारे अंदर दिमाग भी है, तो इसलिए एक दूसरा डायमेंशन जिंदगी का क्या है? मैथ्स। 99 का चक्कर पैसा, खर्चा पानी, है ना? तो उसका भी तो मतलब कैलकुलेशन दिमाग में यही चलता है कि मुझे इस एज तक इतना करना है, तब तक ये करना है, मुझे इतना होना चाहिए, मेरे पास, दूसरों के पास इतना है, वो सारा मैथ्स में चलता है ना? तो लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना? तो अपन जो भी हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम है, केमिकल रिएक्शन के परिणाम है। और चूंकि ये केमिकल रिएक्शन अपने शरीर में होती है, इसलिए इन केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। एक और नाम बता सकते हो क्या कि सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो अपनी बॉडी में होती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन को हिंदी में उपापचय अभिक्रियाएं कहते हैं क्या? अच्छा, उपापचय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो अभिक्रियाएं जो छोटी छोटी बड़ी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उससे ब्रेक डाउन होकर छोटी चीजों में टूटता है, कैटाबॉलिज्म, अपचय कहलाता है। एक वो जो छोटी छोटी चीजें जुड़ के बड़ी कोई चीज बनाती है, अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ये हो गई क्या? एनाबॉलिज्म, उपचय। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट के ग्लूकोज बन रहा है, तो वो क्या है? अपचय। तो अपचय प्लस उपचय बराबर उपापचय। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। जितने भी शरीर में अभिक्रियाएं हो रही है वो सारी अभिक्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। और लाइफ का पहला कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर किसी को हम भाई इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ है, एक तो है लिविंग बीइंग, एक नॉन लिविंग बीइंग, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर क्या है आपको ये कह दिया जाए? बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन सबसे मूलभूत अंतर क्या है? सजीवों में मेटाबॉलिज्म होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। दूसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना, सजीवों में चेतना है, निर्जीवों में नहीं है। तीसरा, सजीव अपने समान नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते, है ना? तो ये मूल अंतर है। तो जीवन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटाबॉलिज्म। बायोलॉजी में यही पढ़ाया जाता है, पहला सवाल यही है कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, है ना? आगे बात सुन। तो मेटाबॉलिज्म से ही तो लाइफ शुरू होती है। तो अपने शरीर में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी रिएक्शन है? बायोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिनमें जरूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीजन की, है ना? और इन बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये अभिक्रियाएं उतनी ही ऑक्सीजन की क्या करती हैं? डिमांड। तो इसका मतलब एक चीज तो हमें आइडिया लग गया कि इस मेथड में यूज होगा किसी जीव का, ऑर्गेनिज्म का, जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना? और उस जीव की वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके दौरान किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। अच्छा, ये जीव कौन है? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु को काम क्या है? डिकंपोजिशन करना, अपघटन करना। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के बारे में अपघटन की बात की थी कि नहीं की थी? ऐसे बोल तो की थी भाई। माइक्रोब ही तो अपघटन करते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का, जैव निम्नीकरणीय। अगर वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट पानी में मिले हुए, पानी में क्या मिले हुए? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जैसे मलमूत्र, कूड़ा कचरा, मरा हुआ जीवों का शरीर, पत्ते सूखे, ये जो कुछ भी है, कागज सब, तो अगर वो पानी में मिले हुए हैं और पानी में हम डाल दें क्या? ये बैक्टीरिया, तो वो जो पानी में कूड़ा कचरा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है,
उसके ऊपर ये बैक्टीरिया जाके पनपेंगे। पनपेंगे कि नहीं पनपेंगे? पनपेंगे। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसके ऊपर पनपेंगे तो बैक्टीरिया भी तो जीव है, इनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं? इनकी ऊर्जा भी क्या है? हमारी तरह जीवों की ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कब बनता है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस साइकिल, अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। बनता है कि नहीं? सिंपली इसको कैसे दर्शाया जा सकता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? और एटीपी अपने जीवों की क्या है? ऊर्जा है। तो इस जीवाणु की भी ऊर्जा क्या है? तो इस जीवाणु को हमने पानी में डाल दिया और पानी में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैव निम्नीकरणीय कूड़ा कचरा है। तो ये बैक्टीरिया जाके इस जैव निम्नीकरणीय कूड़ा कचरा पे पनपेंगे और ये इसी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनका भोजन, जैसे हमारा भोजन क्या है? शाकाहारी है तो फल सब्जी अनाज है, दालें हैं। वैसे ही मांसाहारी का भोजन क्या है? मीट, किसी दूसरे जानवर को मार के खाएगा। वैसे इन सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है? ये कूड़ा कचरा, जो भोजन के रूप में या किसी भी काम का नहीं बचता है, जो वेस्ट है। तो इस वेस्ट के ऊपर पनपते हैं ये और इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे हम अपनी बात करें बड़े जीव, तो हम तो भोजन खाते हैं, अपने आहार नाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और उसका डाइजेशन होता है। तो इसका मतलब हमारे बड़े जीवों के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो क्या है? इंटरनल है, आंतरिक है। लेकिन ये तो एक कोशिका वाला जीव है, छोटा सा, ये भोजन खा नहीं सकता, और खा नहीं सकता तो भोजन का पाचन इसकी कोशिका में होगा नहीं। तो फिर क्या करता है? इसका पाचन बाहर भोजन पे ही करता है। ये अपने शरीर से कुछ एंजाइम स्रावित करता है और वो एंजाइम इसके आर बार जो कूड़ा कचरा है उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन करते हैं, सरल रूप में तोड़ते हैं। भाई पाचन भी तो क्या है? ग्लूकोज जटिल है, उसको सॉरी कार्बोहाइड्रेट जटिल है, उसको सरल रूप में तोड़ते हैं। तो वैसे इस कूड़े कचरे के जो जटिल अणु है उनको ये बैक्टीरिया अपने एंजाइम के द्वारा किस में तोड़ लेते हैं? सरल अणुओं में। फिर उस सरल अणुओं को ये अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित कर लेते हैं तो इसका मतलब इनके शरीर में क्या चला गया? ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन चाहिएगी, इस ऑक्सीजन की मदद से क्या बना लेंगे? ये एटीपी। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को अगर इस पानी में जिंदा रहना है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिले हैं, तो इनको जिंदा रहने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी बनाने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन। आई बात समझे? तो हम पानी में बैक्टीरिया डालेंगे और वो बैक्टीरिया इस मर्द कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन के दौरान बैक्टीरिया को किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और इसीलिए बैक्टीरिया की बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसी को हम क्या कह देंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मुझे बताना एक बात, किसी भी पानी में अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा होंगे तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? और अगर कम होंगे तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है क्या यह बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपना काम चल जाएगा। अब इस वाले मेथड से अपने को पता लगा है किसका? पानी में मिले हुए जो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इसमें मिला होता मान लो दूसरे पदार्थ, कोई भी आयरन या फिर एल्यूमिनियम या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप की चीज है, तो ये बैक्टीरिया उसका कुछ बिगाड़ पाते क्या? और बिगाड़ पाते तो ऑक्सीजन की डिमांड कर पाते क्या? तो अपने को पता लग पाता क्या वो कितना उसमें मिला हुआ है? नहीं पता लगेगा। तो इसलिए हम दूसरा मेथड अपनाए। अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सेकंड राउंड में। एक बार बस इसका बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान देने की जरूरत है ना। एक केमिकल काम में ले, हम एक केमिकल काम में ले, और इस केमिकल का नाम है K2Cr2O7। बता सकते हो? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? एक और नाम सुना होगा आपने 10th की क्लास तक विज्ञान में, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, है ना। इन रसायनों की क्या टेंडेंसी है? इन रसायनों की टेंडेंसी है कि ये जिस भी चीज के साथ में ये मिलाए जाएंगे उसका ऑक्सीकरण कर देंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम सुने? ऑक्सीकरण, अपचयन। क्या होता है ऑक्सीकरण? किसी भी नए मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना या फिर उससे हाइड्रोजन का हटा लेना, सही है। अपचयन क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटाना या हाइड्रोजन का जोड़ना। अच्छा, किसी भी चीज के साथ में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो वो चीज अनस्टेबल हो जाती है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। जैसे अपने पास कोई भी फ्यूल है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, घी है, तेल है, जो कुछ भी है, उसको हम जलाते हैं। जलाने के लिए क्या चाहिए? और जब जल रहा है तो वो चीज नष्ट नहीं हो रही क्या? खत्म नहीं हो रही क्या? है ना। तो ऑक्सीजन अगर रोक दी जाए तो क्या होगा? जलना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मदद से किसी चीज को जलाना दहन करना कहलाता है, कंबशन कहलाता है, या फिर उसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। अपन ने खाना खाया, ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन किया, क्या बना? एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा क्या? रेस्पिरेशन, श्वसन भी इसको हम कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऑक्सीजन की सहायता, किसी चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड करा के उसका ब्रेकडाउन करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इन दोनों
केमिकल की ये टेंडेंसी है कि इनको जिस भी चीज के साथ मिलाया जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। किसकी मदद से? ऑक्सीजन जोड़ के, ऑक्सीजन की सहायता से। और ऑक्सीजन की मदद से किसी चीज का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। आई बात समझ? तो यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम का एक केमिकल। उस केमिकल को हम पानी में डालें और उस पानी में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप का वेस्ट है, कूड़ा कचरा है। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय दोनों प्रकार का कूड़ा कचरा मिला हुआ है। और उस दोनों प्रकार के कूड़े कचरे को ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उनके साथ ऑक्सीजन जोड़ के और उसका क्या कर देगा? अपघटन कर देगा, डिग्रेडेशन कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एक केमिकल, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन जोड़ के, और कोई भी इसके सामने चाहे बायोडिग्रेडेबल आए चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल आए उसका क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है ना। तो इसका मतलब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पानी में मिले हुए इन अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की क्या करेगा? डिमांड करेगा। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया हमने? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मुझे ये बताओ कि पानी में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के वेस्ट अगर ज्यादा मिले होंगे तो ये केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेगा या कम? और अगर कम मिले होंगे तो ये डिमांड कम करेगा या ज्यादा? कम डिमांड करेगा। यानी कि जितने पोल्यूटेंट होंगे डिमांड ऑक्सीजन की उतनी ही होगी। आ गई बात समझ? ये बेसिक सी बात अपने को समझ में आई। चलो अब ठीक है, अब हम एक प्रयोग करके इनके बारे में देख लेते हैं। हम राजस्थान सरकार के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बिहाफ पर एक प्रयोग करके देखते हैं कि हम जिस क्लासरूम में बैठते हैं इस क्लासरूम से अपन उधर पूर्व की दिशा में चले, रिद्धि सिद्धि चौराहे की तरफ। तो यहां से करीब 300-400 मीटर, 400 मीटर मैक्सिमम 500 मीटर एक नदी बहती है अपने रास्ते से, द्रव्यवती नदी, है ना। उस द्रव्यवती नदी का पानी प्रदूषित है या नहीं है अपने पहले नहीं बताना है, प्रयोग करके बताना है। ये तो दिख रहा है भाई, ऑब्जर्वेशन पता लग जाएगा है, लेकिन कितना है? अत्यधिक प्रदूषित है कि कम प्रदूषित है कि ऐसा बताना है। अत्यधिक है तो फिर करें कि नहीं करें प्रयोग? आपने पहले रिजल्ट बता दिया। प्रयोग तो करके देख लेते हैं ना। तो हम वहां पर किसी व्यक्ति को भेज के 1-1 लीटर पानी की 2 बोतल भरवा के लाते हैं, कांच की बोतल 1-1 लीटर की। और वो बोतल किसकी बनी है? ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट बोतल कांच की 1-1 लीटर की 2 भरवा के लेके आए। एक बोतल को हमने हाथ में लिया और हमारे पास एक उपकरण होता है ऑक्सीमीटर। कौन सा उपकरण होता है? ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर हमने इस पानी में डाला तो हमें ऑक्सीमीटर क्या बताएगा? इस पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन कितना है उसकी मात्रा बता देगा। हमने इसमें ऑक्सीमीटर को डाला और इसने हमें रीडिंग बताई कि इस पानी में 1 लीटर पानी में 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। कितनी? 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर घुली हुई है। 1 लीटर पानी में इतनी ऑक्सीजन है, सही। अब हम क्या करेंगे? ये रीडिंग लिख दी हमने कागज पर और इस बोतल का ढक्कन खोल के इसमें डाल देंगे एरोबिक बैक्टीरिया, जो बाजार में मिलते हैं पाउडर के फॉर्म में। वो बैक्टीरिया बाजार से हम लाए और इसमें क्या डाल दिया? एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन का यूज होगा या नहीं होगा? बैक्टीरिया 2 प्रकार के, एक तो वो जो जिंदा रह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिनकी हमने बात की। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया, जैसे मेथेनोजेनस बैक्टीरिया। ये 2-3 अपवाद हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप, एरोबिक और अनएरोबिक, वायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु। तो हम वायवीय जीवाणुओं की बात करें, हम बाजार से क्या लाए पाउडर के फॉर्म में? एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु। इसमें डाला बोतल में और बोतल में डाल के इसका ढक्कन बंद किया। क्या बंद किया? ऐसा क्यों किया हमने? ढक्कन खुला भी तो छोड़ सकते थे। बाहर की ऑक्सीजन इसमें घुल सकती है या इसकी ऑक्सीजन बाहर निकल सकती, अपनी रीडिंग गलत हो सकती है ना। तो हमने क्या किया? इसमें बैक्टीरिया डाले, ढक्कन बंद किया। अब ये बोतल ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसको अगर हम बाहर रख दे खुले में तो सूर्य का प्रकाश इसमें जा सकता है और इस पानी में एल्गी, सेवाल हो सकते हैं। सेवाल क्या होते हैं? प्लांट। और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट क्या देते हैं? इसका मतलब नई ऑक्सीजन आ सकती है कि नहीं आ सकती। इसलिए इस बोतल को अंधेरे में रखेंगे 3 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे। सूर्य के प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की रीडिंग गलत हो जाएगी। तो ढक्कन बंद और 3 दिन के लिए अंधेरे में रखा। 3 दिन बाद हम इस बोतल को वापस से बाहर निकालते हैं और इसमें वापस से ढक्कन खोल के ऑक्सीमीटर इसमें डुबोते हैं और अपने को रीडिंग मिलती है, मान लो 7 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। 7 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। अच्छा, ये शुरुआत वाली रीडिंग से और लास्ट वाली रीडिंग में कितनी ऑक्सीजन कम हो गई? ये 13 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर कहां चली गई? है कहां चली गई? बैक्टीरिया ने काम में ले ली। क्यों काम में ले ली?
क्योंकि इस पानी में मिले हुए थे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का अपघटन किसने किया? बैक्टीरिया ने किया, और बैक्टीरिया ने उसका डीकंपोजिशन किया, तो बैक्टीरिया को किसकी जरूरत पड़ी? तो उन्होंने इतनी ऑक्सीजन काम में ले ली। कितनी काम में ले ली? मतलब इतनी ऑक्सीजन की उन्होंने डिमांड कर दी, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन की डिमांड को हमने यहां पर क्या कहा? ओडी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि बैक्टीरिया की एटीपी पैदा करने की जो अभिक्रिया है वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब यहां पर बीओडी का वैल्यू कितना आया? 13 मिलीग्राम। अच्छा, बीओडी का वैल्यू जो है वो 13 है, उसको कौन सी यूनिट के द्वारा दर्शाया जाता है? इकाई क्या है इसकी? भाई 13 तो हो गया ऑक्सीजन की मात्रा, 13 क्या? मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हुई बीओडी की? यह भी एक सवाल बनता है एग्जाम में, बीओडी जो है वो उसकी इकाई या यूनिट का नाम बताइए। तो मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर दर्शाया जाता है इसको, है ना। और यहां पर कितना है मान इसका? 13 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर पानी में है। सही है बात? अच्छा, ये 13 से 14, 15, 16 कब हो सकती थी ये वैल्यू? जब इसमें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट ज्यादा होते। और कम कब हो सकती थी? है पोल्यूटेंट कम होते तो ये मात्रा कम हो सकती थी। अच्छा, बीओडी का बढ़ना क्या दिखाता है? कौन सा पोल्यूशन बढ़ना? तो बीओडी का वैल्यू बढ़ना दर्शाता है पानी में बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का बढ़ना, और घटना क्या दर्शाता है? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का कम होना। अच्छा, मुझे यह बताओ कि जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगी लास्ट वाली वैल्यू जो है वो कम बचेगी कि नहीं? अच्छा, जितनी कम बचेगी उतना ही पोल्यूशन का स्तर ज्यादा होगा कि कम होगा? 8 मिलीग्राम से जितना कम होता जाएगा वाटर उतना ही, और 4 मिलीग्राम से भी नीचे पहुंच जाएगा तो पानी। आगे बात समझ। बीओडी का बढ़ना दर्शाता है कि पानी में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, बीओडी का घटना दर्शाता है कि पानी में प्रदूषण का स्तर कम है। बीओडी के रिजल्ट में लास्ट में बीओडी निकालने के बाद अगर 8 मिलीग्राम से कम वैल्यू आएगी तो पानी प्रदूषित है, और 4 मिलीग्राम से कम आएगी तो अत्यधिक प्रदूषित है, हाईली पोल्यूटेड है। आगे बात समझ। तो इस मेथड से हमें क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की कोई जानकारी मिली क्या? सिर्फ बायोडिग्रेडेबल की जानकारी मिली, नॉन बायोडिग्रेडेबल की जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसकी जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसको तो रख देते हैं। हमने वहां से कितनी बोतल मंगाई थी? 2। अब दूसरी बोतल को ले, और दूसरी बोतल में भी ऑक्सीमीटर को ऐसे ही डिप करें। चूंकि एक ही जगह से मंगवाई थी, एक ही साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें शुरुआती रीडिंग कितनी आ जाएगी? 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। इसमें हमने क्या डाला? पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम का रसायन, और इसका भी ढक्कन बंद किया और इसको भी अंधेरे में रखा, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन नहीं जाए और एरोबिक बैक्टीरिया सेवालों के द्वारा ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस ना किया जाए। इसलिए हम 3 दिन बाद वापस से इसको डिप करके देखें तो अपने को वैल्यू हो जाती है 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। इसका मतलब कितनी चली गई बाहर? कितनी काम में ले ली गई? 17 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर काम में ले ली गई। किसने काम में ले ली? रसायन ने, केमिकल ने। केमिकल का नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम के केमिकल ने ऑक्सीजन की डिमांड क्यों की? क्योंकि इस पानी में मिले हुए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का इसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन या अपघटन। ऑक्सीडेशन करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की, इसलिए इसने क्या कर दी? डिमांड। तो यहां पर केमिकल ने कितनी ऑक्सीजन की डिमांड की है? सीओडी का वैल्यू कितना? 17 मिलीग्राम। अच्छा, ये 18 या 19 मिलीग्राम कब डिमांड कर सकता था ऑक्सीजन की? अच्छा, ये 16, 15 या 14 कब डिमांड करता? जब पोल्यूशन कम होता। सही है। अच्छा, अब ये इसने इसी सेम वाटर सैंपल में ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड क्यों की है? केमिकल ने दोनों टाइप के पोल्यूटेंट का अपघटन किया है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड भी काम ज्यादा किया है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा करी है इसने, है ना। अच्छा, अब मुझे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, अपन जैसे दिमाग में जचाएं इस बात को, कि अगर हम एक ही वाटर सोर्स, एक ही जल स्रोत से पानी ले, 2 सैंपल 1-1 लीटर के, और एक सैंपल का बीओडी करे, दूसरे सैंपल का सीओडी करे, तो किसका वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि दोनों टाइप के केमिकल का ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का अपघटन करता है। आई बात समझ। अच्छा, अब अगली संभावना, हम 2 अलग अलग वाटर सोर्स से सैंपल ले, एक किसी झील का, एक किसी नदी का, अलग अलग जगह से सैंपल लिया। एक सैंपल का बीओडी किया और दूसरे सैंपल का सीओडी किया। अब बताओ किसका वैल्यू ज्यादा? सीओडी का। कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल सही बात है आपकी। भाई, अगर अलग अलग वाटर सैंपल से लिया है तो जिसका बीओडी कर रहे हो सकता है उसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, तो बीओडी का वैल्यू ज्यादा आ जाए, और जिसका सीओडी करे उसमें प्रदूषण ना हो तो सीओडी का वैल्यू कम आ जाए। तो अलग अलग जल स्रोतों से पानी लेके एक का बीओडी और एक का सीओडी करेंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकते, पहले बिना प्रयोग किए नहीं बता सकते कि किसका वैल्यू ज्यादा आएगा। लेकिन सेम वाटर सोर्स के केस में हमेशा सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन। आगे बात समझ में।
तो एक ही वाटर सोर्स के केस में तो सीओडी हमेशा बीओडी से ज्यादा, अलग अलग वाटर सोर्स के केस में हम पहले नहीं बता सकते कि किसका मान ज्यादा आएगा, किसका मान कम आएगा। आगे बात समझिए। अच्छा, ज्यादा बेहतर मेथड कौन सा है प्रदूषण बताने का? क्योंकि ये दोनों टाइप के प्रदूषकों के बारे में जानकारी देता है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का ही पता लगाना है तो हम सीओडी करेंगे कि बीओडी, और दोनों का ही पता लगाना है तो सीओडी कर दें। आगे बात समझ। इनमें से 2 सवाल तो आपको यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मिलेंगे, आईएएस के एग्जाम में, और आरपीएससी के छोटे वाले एग्जाम में पूछा हुआ है सिंपल सा सवाल कि जल प्रदूषण मापने की विधियां कौन सी हैं? तो सिंपल बीओडी एंड सीओडी। अब हम इस बात को अगर देखें तटस्थ तरीके से, बिना कोई भेदभाव के, तो एग्जामिनर अगर प्रदूषण पे सवाल बनाता है और उसका ध्यान जल प्रदूषण पर जाता है तो ये 2 सवाल जेन्युइन सवाल बनते हैं कि जल प्रदूषण मापने के दोनों मेथड के बारे में बात करें। अच्छा, वो क्वालिफिकेशन भी पूरी करते हैं कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि नहीं, तो दिए हुए हैं, तो वहां से भी इनका आता है ना। तो इसलिए ये एक अच्छी संभावना वाले सवाल है, इनको पूछा जाना चाहिए। पानी जो हम पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो पानी क्या चीज है? एक तो है H2O। अगर उस पानी में सिर्फ H2O हो तो उसको पीने वाला पानी नहीं कहते, उसको आसूत जल या डिस्टिल वाटर कहते हैं, DW कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, आसूत जल कहते हैं, है ना। जो पानी सिर्फ H2O से बना है वो पानी क्या है? डिस्टिल वाटर है। एक होता है हैवी वाटर, भारी जल, ये क्या है? आसूत जल। भारी जल क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना। भारी हाइड्रोजन के समस्थानिक, क्या जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं, वो होते हैं 3, हाइड्रोजन या प्रोटियम जिसको कहते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रीटियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल कहलाता है, हैवी वाटर कहलाता है। और भारी जल का उपयोग किया जाता है कहां पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, नाभिक के संयंत्रों में। किस काम के लिए? कूलेंट के रूप में, जो वो शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। शीतलक के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब नाभिक के विखंडन होता है तो बहुत सारी हीट निकलती है, और वो हीट को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, मंद नहीं किया जाए, उसको ठंडा नहीं रखा जाए, तो वो भट्टी फट जाएगी, जो परमाणु संयंत्र बनाया है वो फट जाएगा। इसलिए 2 चीजें होते हैं, मॉडरेटर और कूलेंट। मॉडरेटर तो वो होते हैं जो ग्रेफाइट की छड़ें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को कवर करने के लिए काम में ली जाती है, और शीतलक का काम होता है उस भट्टी को ठंडा बनाए रखना, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना। तो D2O का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, है ना। तो हम बात कर रहे हैं H2O, जो हम पानी पीते हैं उसमें जो है वो H2O अकेला नहीं होता, इसके साथ होते हैं मिनरल्स, जिसको कहते हैं हिंदी में खनिज लवण। तो जो हम पानी पीते हैं वो पानी H2O प्लस मिनरल्स वाला होता है। अगर सिर्फ H2O हो तो लैब में, प्रयोगशाला में काम में आता है D2O, है ना, आसूत जल जिसको कहते हैं। तो ये हम नहीं पीते, हम पीते हैं H2O प्लस मिनरल्स। तो जब हम पानी पीते हैं तो शरीर में किसकी आपूर्ति होती है? खनिज लवण की। ये अपने को विटामिन की तरह थोड़ी मात्रा में चाहिए, जिससे कि शरीर ढंग से काम कर सके। जैसे अपनी बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं। और मिनरल्स और विटामिन्स के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। तो अपने मिनरल्स की आपूर्ति किसके थ्रू होती है? पानी के थ्रू, है ना, पानी के थ्रू होती है। अगर पानी में मिनरल्स नहीं हो तो अपने शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। आगे बात समझ में। हमें प्यास क्यों लगती है? क्योंकि अपने शरीर में किसकी कमी होती है? मिनरल्स की। तो फिर पानी इसका मेजर सोर्स है, तो अंदर से प्यास का एहसास होता है। हम पानी पीते हैं, नए मिनरल्स आते हैं, उनकी आपूर्ति होती है, और एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। आगे बात समझ। जिस पानी में मिनरल्स कम होंगे उससे जल्दी से प्यास नहीं बुझती है, वो पानी ज्यादा पीना पड़ता है। बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, तो मिनरल्स बढ़ जाएंगे तो प्यास मिट जाती है। आगे बात समझ। अच्छा, पानी में कितने मिनरल्स हैं उसको नापा जाता है एक यूनिट से, जिसका नाम है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS, है ना। जिस पानी में मिनरल्स ज्यादा होंगे उसका TDS ज्यादा, और जिसमें मिनरल्स कम होंगे उसमें TDS, और जिसमें मीडियम होंगे उसका TDS मीडियम, है ना। WHO बोलता है कि जो हम पानी पीते हैं उसका TDS 150 से 450 के बीच में होना चाहिए। ये TDS की रेंज वो होती है जिसमें इतने मिनरल्स उपस्थित होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं। इससे कम अगर मिनरल्स होंगे तो उस पानी की प्यास ज्यादा लगती है, या उस पानी को पीने से अपने शरीर में खनिज लवणों की कमी हो सकती है। इससे ज्यादा TDS का पानी पिएंगे तो अपने शरीर में ये खनिज लवण एक्स्ट्रा पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा पहुंचने शुरू होंगे तो फिर शरीर में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अपने राजस्थान में कई जगहों पर पानी की TDS 1000 भी है, कई जगहों पर 1500 भी है, कई जगहों पर 2000 भी है, कई जगहों पर 3000 तक भी है।
जैसे जैसे टीडीएस बढ़ता है खनिज लवण बढ़ते हैं और पानी का टेस्ट कैसा होता चला जाता है? खारा, ब्रैकिस होता चला जाता है वाटर, है ना। तो ये पानी अगर हम पिएंगे तो एक तो टेस्ट में खारा लगेगा, दूसरा ज्यादा साल्ट जाएंगे तो ज्यादा साल्ट भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। फॉर इंस्टेंस हम बात करें नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, यहां के पानी में फ्लोराइड के साल्ट ज्यादा है। फ्लोराइड जिस पानी में होता है उस पानी की क्या पहचान है? जम जाता है, कैसा? वो जो जमता है व्हाइट व्हाइट वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? ये मिसकंसेप्शन है कि जो व्हाइट कलर का दीवारों वगैरह पे हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो लेयर आती है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी लवण है, साल्ट है, लेकिन ये फ्लोराइड तो नहीं है। फ्लोराइड का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन। कैसा होता है? डार्क ब्राउन। तो जिस पानी में फ्लोराइड है या नहीं है एक्सेस, उसको जांचने का बिना किसी पैसे का मेथड है। हम कोई भी नल लगा होता है घर में, उस नल के नीचे जो प्लेटफॉर्म होता है, कभी कभी नल से पानी गिरता रहता है एक्स्ट्रा, कभी लूज बंद होता है और होता है, तो उस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर अगर अपने को कलर दिखने लग जाए कैसा? डार्क ब्राउन, तो इसका मतलब उस पानी में क्या है? फ्लोराइड है। सही है बात? तो फ्लोराइड का कलर डार्क ब्राउन होता है, ये व्हाइट वाला कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। तो जिस पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, साल्ट, उस जगह के लोग इस पानी को पिएंगे तो उनकी बॉडी में ऑब्वियसली ज्यादा फ्लोराइड जाएगा। अच्छा, ऑप्टिमम अमाउंट इस रेंज में अगर फ्लोराइड है तो अपने को वो चाहिए अपनी हड्डियों के लिए, मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए। जैसे अपने को कैल्शियम फास्फोरस आवश्यक है वैसे ही अपने को फ्लोराइड भी आवश्यक है। लेकिन एक्सेस फ्लोराइड जाएगा तो वो दांतों के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा और फ्लोराइड का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन। तो दांतों का डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगा, दांत जो है वो डार्क ब्राउन कलर के दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या है वहां के लोगों के दांत जो है वो डार्क ब्राउन होते हैं, कई जगहों पर हम देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके तो हो ही जाते हैं, लेकिन मान लो कि किसी ने गुटखा वगैरह कुछ ऐसा नहीं खाया है, टोबैको प्रोडक्ट नहीं काम में लिया है, उसके भी जो है वो डार्क ब्राउन हो गए हैं, तो इसका मतलब उन लोगों ने ऐसा पानी पिया है जिसमें क्या ज्यादा है? फ्लोराइड ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद वो फ्लोराइड वाला पानी अपने जाता है शरीर में, तो वो किडनी सारा बाहर नहीं निकल पाती एक्सेस साल्ट, तो फिर वो हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में जमा होना शुरू हो जाता है और हड्डियों का जॉइंट जो है उनके बीच में जमा होगा तो जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ देते हैं, है ना। तो रीढ़ की हड्डी वाले जो जॉइंट है, रीढ़ की हड्डी सिंगल पीस या छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी है, उनके बीच में फ्लोराइड जमा हो जाता है और इसकी वजह से पीछे की साइड में जगह बनती चली जाती है और आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, बेंट हो जाता है ना, हंप निकल जाता है पीछे, कुबड़ जिसको कहते हैं अपन। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि फ्लोराइड का टीडीएस बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो खारे पानी की झीलें हैं उनका टीडीएस 1000 से ऊपर और 10,000 के बीच में होता है। तो 1000 से 10,000 टीडीएस का पानी खारा पानी कहलाता है और समुद्रों का पानी जो है उसका टीडीएस 10,000 से ज्यादा है। उस पानी को कहते हैं सलाइन वाटर, लवणीय जल। क्या कहते हैं? और इससे नीचे जो होता है पानी उसको हम फ्रेश वाटर या मीठा जल भी कहते हैं, ताजा जल भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टीडीएस वाटर इज 3 टाइप्स: फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सलाइन वाटर। ताजा या मीठा पानी, खारा पानी और लवणीय पानी, है ना। ये लवणीय जल कहां पाया जाता है? समुद्रों में। और समुद्रों का पानी हम पी लेंगे तो अपना काम तमाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें साल्ट होता है ना। और ये लेक का पानी, खारे पानी को हम जो इस टीडीएस रेंज और इसके नीचे जो होता है फ्रेश वाटर कहलाता है। आगे बात समझे। इसीलिए जब हम घर में आरओ मशीन लगाते हैं तो टीडीएस की बात अवश्य करते हैं। मान लो कि जिस जगह का पानी का टीडीएस 1000 है तो वो क्या करे? इसी पानी को पीने को मजबूर है या कोई टेक्नोलॉजी है जो इस टीडीएस को इस रेंज में ले आए? उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम है? शॉर्ट में क्या बोल दिया? आरओ। तो आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पर आधारित जो मशीन है उस मशीन का नाम है आरओ मशीन। और आरओ मशीन जब हम लगाते हैं तो एक्स्ट्रा टीडीएस को, वो एक्स्ट्रा साल्ट को वो फिल्टर करके बाहर निकाल देती है और इस रेंज में ले आती है। तो वो पानी पिएंगे तो अपने को लाभ होगा। ऑलरेडी अगर इस पानी अपना इस रेंज में है तो क्या अपने को आरओ मशीन लगाने की आवश्यकता है? नहीं। अगर हम बाहर से सप्लाई का पानी पी रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह खतरनाक चीजें ना मिली हो, तो उनको फिल्टर करवाने के लिए जरूर आरओ मशीन लगा सकते हैं। बाकी टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पानी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो कि अपने घर में अंडरग्राउंड वाटर 500 फीट नीचे से पानी आ रहा है ट्यूबवेल से और उसका टीडीएस रेंज ये है, तो उसके लिए अपने को आरओ लगाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। वो पानी सबसे अच्छा है अपनी सेहत के लिए, है ना। अब बाजार में बोतल बंद पानी आता है, वो पानी 2 तरीके का होता है। एक होता है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और एक होता है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर वो वाटर होता है जिसमें उपयुक्त ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिले होते हैं जितने अपने शरीर को आवश्यक होते हैं। ये आता है महंगा 40-50 रुपए का 1 लीटर। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सिंपली आरओ से उसका टीडीएस इससे भी नीचे लाया हुआ होता है, 150 से भी नीचे, है ना। तो इसकी कीमत होती है 10 से 20 रुपए।
इसके टीडीएस को जानबूझ के कम रखा जाता है ताकि एक तो पीने में लाइट लगे, ये हल्का लगे पानी, पीने वाले को थोड़ा अच्छा एहसास हो, और दूसरा ये पानी ज्यादा बिके। ज्यादा क्यों बिकेगा ये पानी? मिनरल्स कम होंगे तो जो वो प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो पानी ज्यादा बिकेगा। आगे बात समझे? तो ये जो है वो मिनरल वाटर, इन दोनों में फर्क होता है। आजकल और नए नए वाटर आ गए हैं, ब्लैक वाटर, एल्केलाइन वाटर, केंगेन वाटर, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें और आई है कि नहीं आई है मार्केट में। वो सब क्या है? पैसे जिसके पास ज्यादा हो गए हैं, खर्च करने का कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा है, तो फिर वो उसमें 2000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं साहब। कितने हजार रुपए लीटर का? 3000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। आरओ मशीन ऐसे तो आ जाती है 20-25 हजार रुपए में, 2.5 लाख रुपए की आरओ मशीन लगवा रहे हैं साहब। क्यों लगवा रहे हैं? बस पैसा है। उससे क्या करते हैं कि वो कैंगेन वाटर वाली जो मशीन है, उससे जो पानी मिलता है उसको कहते हैं एल्केलाइन वाटर। अच्छा, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको कहते हैं क्या? एल्केली। क्या कहते हैं? एल्केली। और एल्केली यानी कि पानी का पीएच 7 से ज्यादा होगा, है ना? तो कितना होगा? पीएच अगर 7 होते हैं पानी का, तो इसका मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा? ना तो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल होगा। और अगर उसका पीएच 8.5 कर दे तो इसका मतलब वो स्लाइटली कड़वा सा लगेगा, हल्का सा। इसकी पीएच ज्यादा बढ़ाएंगे तो अपनी ये आंत में जाता है ये पानी, तो ब्लड की पीएच को थोड़ा सा इंप्रूव करता है। और ब्लड की पीएच थोड़ा सा बढ़ जाती है क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है जिसमें फास्ट फूड वगैरह ज्यादा है, या फिर बेवरेजेस, पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा है, अल्कोहल ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा है, उसके चलते लंबे टाइम में लोगों की ब्लड की पीएच जो 7.2 से 7.8 की रेंज में रहनी चाहिए वो कम होना शुरू हो गई है। और ब्लड की पीएच कम होना एक खतरनाक बात है क्योंकि पूरी बॉडी की पीएच को फिर वो प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ब्लड अपनी पीएच में जल्दी से चेंज होने नहीं देता है। ब्लड इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल बफर सॉल्यूशन, है ना? लेकिन फिर भी लोगों की लाइफस्टाइल के चलते ब्लड की पीएच कम हो रही है और उसके चलते एल्केलाइन वाटर की डिमांड बढ़ रही है। तो एल्केलाइन वाटर पीते हैं तो ब्लड की पीएच ऊंची हो जाती है। तो ब्लड की पीएच ऊंची करने के लिए क्या एल्केलाइन वाटर पीना जरूरी है? नहीं। लाइफस्टाइल में सुधार कर लो, खाने पीने की चीजें सुधारो, ड्रिंक्स जो अल्कोहल वाली है, कम पीएच वाली, उनको अवॉइड करो, और व्यायाम करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, अपने आप ठीक हो जाता है ना? वो बात तो कोई कहता नहीं है। और ये बात कहते हैं कि ये वाली मशीन लगवाओ, इससे आपका ब्लड का पीएच इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी बेहतर रेस्पॉन्ड करेगी। बॉडी इज मेंट टू, हमारा शरीर किस काम के लिए बना है? फिजिकल वर्कआउट करने के लिए। हमने फिजिकल वर्कआउट को अवॉइड करके सिर्फ मेंटल वर्कआउट को चुन लिया है। और मेंटल भी कोई वर्कआउट नहीं करते, रील देखते और हंसते हैं। मेंटल वर्कआउट करें तो ये देश आगे चला जाएगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, तकलीफ नहीं है ना? बिना काम का तनाव ले लेते हैं कि आज शाम की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं, पार्टी वार्टी कहां होगी। उसने मेरे को ये कह दिया और उसने मेरे से ये सुन लिया, ये हो गया, वो हो गया, एक दूसरे के साथ में उलझे पड़े हैं। तनाव ले रखा है जीवन में। क्या ले रखा है? जीवन में होना क्या चाहिए? आनंद। क्या होना चाहिए? और ले क्या रखा है? तो तनाव का त्याग करें और आनंद का चयन करें। सही है? हाँ, तो ये अपना, ये वो बातें हैं जो पानी को लेकर के चलती रहती है, इसलिए अपन ने इनका भी टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा ठीक किया, है ना? उसके बाद हम बात करेंगे जल प्रदूषण की परिभाषा, कारण, उसका मेथड, ये सॉरी मेथड जान लिया, अब कोजेस। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, कोज क्या है, क्या क्या, किन किन कारणों से। पूरी दुनिया में जल प्रदूषण के 5 ही बड़े कारण हैं। कितने बड़े कारण हैं? 5 मेजर रीजंस है, यही याद रखने, बाकी फिर छोटे मोटे कारण है। पूरी दुनिया में जल प्रदूषण 5 कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है जल प्रदूषण का, 3 तो हम लगातार बैक टू बैक सीख चुके, बता दो आप। सही है? 3 बड़े कारण तो अपने को पता लग, पूरी दुनिया में ही है, ये इंडिया में नहीं, सब जगह है। अच्छा, इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है गंदा, उसमें टॉक्सिक केमिकल होते हैं, और केमिकल पानी में मिलते हैं, तो क्या करते हैं? हमने सीखा था, अब टेक्निकल बातें करेंगे। बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। जैव, इतनी मेहनत इसलिए की थी कि ताकि हम ये बात कह पाए, जैव आवर्धन का कारण बनते हैं। अब भी प्रदूषण कहेंगे तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? तो ये पानी में जहरीले रसायन बनते हैं, और ये किसका कारण बनते हैं? जैव आवर्धन का कारण बनते हैं, है ना? उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज, अगर इसमें कूड़ा कचरा जाता है तो पानी की क्या बढ़ा देता है? ये जो फीकल मटेरियल होता है। और अगर इसमें डिटर्जेंट जाता है, अपमार्जक, तो ये क्या कर देता है? बायो मैग्निफिकेशन का कारण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अलग टाइप का एक रीजन दिया अपन ने इसमें। अच्छा, इसी प्रकार एग्रीकल्चर में 2 बातें, अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ के रूप में पेस्टिसाइड जाएंगे तो किसका कारण बनेंगे? बायो मैग्निफिकेशन का। और अगर इसमें फर्टिलाइजर जाएंगे तो क्या बनेंगे? सुपोषण, यूट्रोपिकेशन, याद करो, कारण बनेंगे कि नहीं? तो ये 3 तो ये कारण हो गए, है ना? याद है ये सारा मामला अपने को? वेरी गुड। उसके बाद में 2 और कारण, चौथा और 5वां।
थर्मल पोल्यूशन, तापीय प्रदूषण। थर्मल पोल्यूशन किसको कहते हैं? थर्मल मतलब तापमान। हम एक बात जानते हैं कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं, वेदर दे आर न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र या नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये दोनों में क्या होता है? हीट पैदा की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट पैदा की जाती है, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होगा, उस दौरान हीट पैदा होगी। और थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाएगा और हीट पैदा होगी। दोनों में हीट पैदा की जाती है। इस हीट से क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करते हैं तो पानी किस में बदल जाता है? स्टीम, भाप में। भाप को तेजी से किस पे डालते हैं? टरबाइन। टरबाइन घूमता है तो क्या चलता है? जनरेटर। और जनरेटर चलता है तो क्या बनती है? बिजली। तो इसका मतलब बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में हमें क्या करना पड़ता है? पानी को गर्म। और पानी को बड़ी मात्रा में अगर ये है तो बड़ी मात्रा में पानी को गर्म करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि पानी का सोर्स इनके पास ही, मतलब इनके पानी के सोर्स के पास ही स्थापित किया जाएगा। लगातार पानी चाहिएगा इनको, पानी चाहिएगा तो इसका मतलब ये तालाब, झील या नदी के पास में ही स्थापित किए जाते हैं और इसमें से लगातार पानी लिया जाता है और इसमें पानी को गर्म करके हीट और ये सब काम होता है। लेकिन कई बार टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है इसमें, और ये पानी एकदम गर्म है खोलता हुआ, और इस पानी को वापस से इस वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस वाटर बॉडी में इतना सारा हजारों लाखों लीटर पानी एक साथ में गर्म पानी डालेंगे खोलता हुआ, तो इस तालाब या झील का लोकल एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जलीय जीव जंतुओं की यहां डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पानी के गर्म होने से भी तो जलीय जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण कौन है? पावर प्लांट। कौन से? न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट। आई बात समझ में? तो चौथा, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट वाटर बॉडीज के सहारे स्थापित किए गए हैं, जलीय निकायों के पास में स्थापित है, और इनकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है, तापीय प्रदूषण होता है। अच्छा, उसके बाद पांचवा, ऑयल स्पिल, तेल का रिसाव। पूरी पृथ्वी के ऊपर 71% हिस्से पर क्या है? समुद्र है। और समुद्र जो है वो ट्रेड का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड सबसे सस्ता साधन है समुद्रों के माध्यम से। वाटरवेज जो है वो सबसे पर यूनिट के हिसाब से सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन। पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वो मेनली समुद्री रास्ते से होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी में एक प्रमुख कमोडिटी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? जो जमीन से निकलता है कच्चा तेल। इस क्रूड ऑयल को कहां लाते हैं? रिफाइनरी में। फिर क्या किया जाता है? रिफाइन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, और उससे क्या होता है? पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, एलपीजी, वैक्स, पैराफिन, सब अलग अलग किए जाते हैं। कोई 100 टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, है ना? तो जब इस क्रूड ऑयल को जिस देश में, क्या पूरी दुनिया में निकलता है क्रूड ऑयल या कुछ ही देशों में? जिन देशों में क्रूड ऑयल निकलता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इनको भरा जाता है बड़े बड़े टैंकर में, और वो टैंकर रखे जाते हैं फिर पानी के जहाज में। बहुत सारे हजारों की संख्या में टैंकर होते हैं, और फिर वो जहाज भर के एक देश से समुद्र के रास्ते दूसरे देश में आता है। ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं समुद्रों में हर हफ्ते एक क्रूड ऑयल से भरा हुआ टैंकर जो जहाज एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होता है तो वो तेल जो है वो समुद्र के ऊपर फैलता है, समुद्र के पानी पर तेल फैलता है। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि पानी तो होता है भारी और तेल होता है हल्का। तो तेल की एक पतली परत बन जाती है पानी पे, और ये लेयर जो है वो कई महीनों तक बनी रहती है, सालों तक बनी रहती है कई केसेस में। और जब ये तेल की पतली परत बन जाएगी तो ऑक्सीजन का विसरण पानी में होगा क्या? जलीय जीव जंतुओं पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब पांचवा सबसे बड़ा कारण प्रदूषण का क्या है? तेल का रिसाव या ऑयल स्पिल। उसके बाद छोटे मोटे कारण हैं जिसमें आपकी माइनिंग का या फिर छोटे मोटे और दूसरे कारण हो सकते हैं। रोग हो जाते हैं। इन रोगों में सबसे पहले हम बात करें तो टॉक्सिक एलिमेंट, तत्व, जहरीले तत्व के कारण कुछ बीमारियां हो जाती है। जैसे वो जहरीले तत्वों में हम एक उदाहरण ले लेते हैं मरकरी का। मरकरी की वजह से बीमारी हो सकती है मीनामाटा, बायोमैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा, मीनामाटा इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कैडमियम, जो है वो इटाई या आउच डिजीज, इसकी वजह से हो सकती है। तीसरा नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो खाने पानी के थ्रू अपने शरीर में जाएगा तो किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा? अगर नाइट्रेट जुड़ गया तो रेड नहीं बचेगा, क्या बनेगा? ब्लू। कैसा कलर हो जाएगा? ये जो हीमोग्लोबिन है जिसके साथ नाइट्रेट जुड़ गया, इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं मैट हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? मैट हीमोग्लोबिन। तो मैट हीमोग्लोबिन जो है ये बन जाता है और इसके कारण इसका कलर कैसा दिखता है? ब्लू। और ये बच्चों में सबसे पहले बीमारी दिख जाती है आसानी से, इसलिए बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है मैट हीमोग्लोबिनेमिया। इसको मैट हीमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैट हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड है, मैट हीमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है, इसलिए इस बीमारी का नाम है मैट हीमोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोनों का एक ही बात है ना? तो कितनी बीमारियां हो गई, नाम बताओ तो एक एक करके। मीनामाटा, इटाई इटाई और मैट हीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, इतना सीखा। उसके बाद में अपने यहां पर फ्लोराइड हो जाता है, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस हो जाता है। अच्छा, फ्लोराइड की अपने शरीर में टॉक्सिसिटी किसे फ्लोरोसिस होता है? अधिकता से होता है। थोड़ी मात्रा तो अपने को चाहिए, ऊपर वालों की तो सबकी टॉक्सिसिटी है ना, ये तो अपने को चाहिए नहीं, ये तो चाहिए। तो इसकी अधिकता से बीमारी होती है, उसका नाम है फ्लोरोसिस। अच्छा, ये फ्लोराइड अगर घुटनों में ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो घुटनों के जॉइंट या तो बाहर या अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अंदर की तरफ अगर घुटने शिफ्ट हो जाते हैं तो चलते टाइम पर घुटने टच करते हैं, और टच करना यानी कि आवाज आना, यानी कि नोकनी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। तो फ्लोरोसिस अगर घुटनों पर प्रभाव दिखाई देगी तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? नोकनी सिंड्रोम, नोकनी सिंड्रोम। अच्छा, एक नाम हम लिख रहे हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नोकनी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर होता है, बता दो जल्दी से। हैं, हम लिखते हैं कई जगह पर तो सिंड्रोम लिख देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, ग्रुप ऑफ डिजीज कहेंगे। जैसे नोकनी सिंड्रोम में कौन सी बीमारियों का समूह बनता है? सिंड्रोम भाई, डिजीज क्या होता है? एक पर्टिकुलर कारण पता होता है ना, और उस कारण का कंट्रोल करने का एक पर्टिकुलर दवा का एक मेथड है, ट्रीटमेंट मेथड है, सही है। शरीर का कोई विशेष अंग प्रभावित होता है जिसके इलाज का एक निश्चित तरीका खोज लिया गया, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है, और उसके अनुसार उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं, इलाज करने का तरीका है। इलाज हो भी जाता है, मोर्टेलिटी भी होती है, बहुत सारी बीमारियों में मृत्यु दर भी है, और वो ठीक भी की जा सकती है, क्योर भी की जा सकती है। जबकि सिंड्रोम शरीर के बहुत सारे जो है वो पार्ट उससे प्रभावित हो सकते हैं, कोई एक डिफाइंड कोज जो एक पर्टिकुलर हिस्सा ही प्रभावित होगा ऐसा नहीं होता है, कोई इलाज भी नहीं होता है पर्टिकुलर, कोई उसका इलाज, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, फाइनल इलाज नहीं किया जा सकता। ये जो है वो हार्मोन्स या फिर क्रोमोसोम डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं, ये किसी पैथोजन के कारण हो सकते हैं, या किसी बाह्य केमिकल के कारण भी हो सकते हैं। जैसे एड्स का कोई अंतिम उपचार है क्या? शरीर के सारे अंग और हिस्से उससे प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, जो क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और ऐसे वाले सिंड्रोम्स है, उसमें क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है, उससे होता है, उसका कोई एक इलाज है क्या? तो इसका मतलब सिंड्रोम का कोई एक पर्टिकुलर फाइनल इलाज या ट्रीटमेंट का मेथड हमने अभी तक ज्ञात नहीं किया है। आगे बात समझिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड सिंड्रोम। दोनों तीनों चीजें एक साथ में लगाएंगे तो दोनों का अंतर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तो ये हो गई, और एक हो गया फ्लोराइड, उसकी वजह से फ्लोरोसिस या घुटनों में जम जाए तो नोकनी सिंड्रोम हो जाता है। इसी प्रकार एक तत्व है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो इंडिया के, जैसे फ्लोराइड अपने राजस्थान में पाया जाता है अंडरग्राउंड वाटर में, ये अपने नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा क्षेत्र में, वैसे ही आर्सेनिक पूर्वांचल, यूपी का पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर और उससे आगे वाला है ना, बनारस वाला वो क्षेत्र, उसके आगे बिहार, उसके आगे पश्चिम बंगाल, उसके इधर नीचे झारखंड और ऊपर असम, इस पूरे क्षेत्र में अंडरग्राउंड में वहां पर आर्सेनिक पाया जाता है। पानी में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक। और उस पानी का वो उपयोग करते हैं फसलें उगाने के लिए, क्योंकि पानी की बहुतायत है वहां, चावल भी उगाते हैं, अन्य भी फसलें जिसमें खेतों में पानी भर के रखना पड़ता है, और उस पानी में वो लोग खड़े रहते हैं, और उस पानी में क्या है? आर्सेनिक है। और आर्सेनिक के कारण पानी में डूबे जितने उनके पैर होते हैं, वहां की त्वचा काली पड़ जाती है और खुरदरी हो जाती है। पानी में हाथ डुबोएंगे तो हाथ भी ऐसे हो जाते हैं, स्केली हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। और इसलिए आर्सेनिक से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ब्लैक फुट डिजीज, यानी कि पांव की स्किन कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। इस बीमारी का क्या नाम है? ब्लैक फुट डिजीज। किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण होती है। और आर्सेनिक अगर ज्यादा हो पानी में तो स्किन कैंसर का भी कारण बन जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये फ्लोराइड वाले केस में नॉर्मल घुटने, और अगर मान लो कि फ्लोराइड जम गया तो या तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे या अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। अंदर शिफ्ट होंगे उसको क्या कहेंगे? नोकनी वाला, है ना। तो ये नोकनी फ्लोराइड की वजह से हो जाती है। तो टॉक्सिक एलिमेंट की अगर हम बात करें, जहरीले तत्वों की, तो अपन ने 5 बातें लिखी है, जिनमें से फ्लोराइड की अधिकता, बाकी 4 की टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है। आगे बात समझ। तो आर्सेनिक की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट डिजीज या स्किन कैंसर उसमें हो सकता है। अब उसके बाद प्रदूषित पानी में बैक्टीरिया भी होते हैं, और बैक्टीरिया अगर पानी में मिल जाए तो उससे क्या होता है? बहुत सारे रोग, जैसे कि टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड और कोलेरा, दोनों बीमारियां बैक्टीरिया जनित है,
और प्रदूषित पानी या बाहर वाले प्रदूषित जूस, गन्ने वगैरह का जूस पी लेते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाइजेनिक कंडीशन नहीं होती, या पानी पूरी वगैरह जो ऐसे ही पानी कहीं से भर लेते हैं और उसमें फिर अपने को वो खिला देते हैं खाने के साथ में। हालांकि मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखें घर पे ही बनाए उसको तो ज्यादा बढ़िया है ना। हाइजेनिक कंडीशन जो हो वो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो बैक्टीरिया की जो है वो बीमारियां टाइफाइड और कोलेरा हो जाती है। इसी प्रकार वायरस, प्रदूषित पानी के थ्रू वायरस भी जो है वो करते हैं, और वायरस जनित रोग प्रदूषित पानी के कारण जो हो सकते हैं उनमें एक है पोलियो। अच्छा, पोलियो डिजीज जो होती है, पोलियो बीमारी, उसमें क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? मसल्स और न्यूरॉन्स, एक तो मांसपेशियां और एक तंत्रिका तंत्र, दो के ऊपर अटैक करता है। पोलियो वायरस का शरीर के जिस भी हिस्से की मसल्स या न्यूरॉन्स पर अटैक होगा वो कमजोर हो जाती है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, चाहे वो बाजू हो, चाहे पैर हो, चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, है ना। तो पोलियो जो है वो वायरस दो जगह, जो है वो अपने या तो मसल्स को या न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है ना। यूएन ने पल्स पोलियो अभियान चलाया, 2 बूंद जिंदगी की, खूब सारी। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही 2 घंटे के भीतर भीतर बाजू में आईपीवी, हाँ, पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। फिर उसके बाद स्कूल जाता है, उसको कुछ टाइम से जो है वो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, खूब सारी आप लोगों में पिलाई गई होगी स्कूल के टाइम पे, है ना। तो ओपीवी खूब सारी पिलाते हैं। तो दुनिया भर में पोलियो लगभग इरेडिकेशन के केस में है, बट कुछ केसेस कभी कभार सामने आ जाते हैं, है ना। आज से मतलब जो जिनकी एज 40-50 साल हो गई है उनमें से कुछ लोग पोलियो के शिकार दिख जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा काम हुआ है और पोलियो ऑलमोस्ट कंट्रोल होने की कगार पर ले आए, है ना। उन्मूलन घोषित कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में पोलियो को। उसके बाद में लीवर की बीमारियां, लीवर के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? हिपेटाइटिस, लीवर की बीमारियां ABCD खूब सारी है। तो प्रदूषित पानी के कारण हिपेटाइटिस A और E, जो वोवेल है स्वर, उसके पहले 2 A और E, है ना, याद रखने के लिए। हेपेटाइटिस A और E दोनों प्रदूषित पानी के कारण होते हैं। एक होता है वायरस जिसका नाम है रोटा वायरस। क्या काम करता है ये? इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है भारत की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, उसमें रोटा वायरस वैक्सीन काम में ली गई है। क्या होता है रोटा वायरस? मोटी रोटी जो होती है उसको रोटा कह देते हैं, लेकिन उससे इसका कोई संबंध नहीं है, यह अलग है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको संक्रमित करता है और सीवियर डायरिया कर देता है, बहुत तेज दस्त लगते हैं और उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई कंडीशन में बच्चों की मौत हो जाती है। तो छोटे बच्चे जो है, इन्फांट है, उनके शरीर में पानी की कमी कर देता है, तेज डायरिया और बुखार आता है, कई बार ऊपर से स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, मोर्टेलिटी बहुत हाई है। यही कारण है कि भारत सरकार ने जो अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसका नाम मिशन इंद्रधनुष है, उसमें इस रोटा वायरस वैक्सीन को शामिल किया है ना। तो रोटा वायरस रोग भी प्रदूषित पानी के कारण हो सकता है, ये अपने वायरस की। इसी प्रकार प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया वगैरह करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ का उदाहरण है, जियार्डिया प्रोटोजोआ का उदाहरण है। ये अमीबा और जियार्डिया जो है ये अपने को डायरिया टाइप की समस्या पैदा करते हैं, बस उस डायरिया का नाम अलग है। अमीबा की वजह से जो डायरिया होता है उसका नाम अमीबियसिस है, और जियार्डिया की वजह से होता है उसका जियार्डियसिस। तो प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकते हैं। या फिर मलेरिया भी तो मच्छर बीच में पानी में ही होता है, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पानी का, तो उसमें भी रोल तो आता ही है ना। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो अपने को प्रदूषित पानी के कारण हो जाती है। बाकी